लास्ट टाइम हम लोग 23rd क्वेश्चन में हाफ ईयरली से कंसिडर किया था, करेक्ट? तो हाफ ईयरली की वजह से ये पर एनम इंस्टॉलमेंट को हमने हाफ किया था, देन ये 20% पर एनम को हमने 10% पर एनम किया था, बिकॉज इट वाज हाफ ईयरली। ओके, बट देयर इज मिस्टेक इन क्वेश्चन। पता नहीं, कोई तो भी वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम यू पीपल हैड टोल्ड मी एक्चुअली, कहीं से तो उसने कुछ, तो पता नहीं क्या था वो एग्जैक्टली, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डिड ही रेफर दैट थिंग, बट उसने क्वेश्चन का करेक्शन कहीं से तो ढूंढा एंड मुझे बताया कि मतलब ये करेक्शन हो रहा है क्वेश्चन में, लाइक उन्होंने एनुअली लिया है और हम लोगों ने क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे हाफ ईयरली लिया है। सो अगर हाफ ईयरली होता है तो तुम लोगों का ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। डोंट थिंक दैट कि हमें मतलब एनुअली है तो हम लोगों ने क्या बोलते हैं एनुअली फॉलो करके ही सॉल्व करना चाहिए। हमने हाफ ईयरली का भी सॉल्व किया है, सॉल्विंग किया है। उस केस में तुम लोगों को क्या नई चीज पता चली? नई चीज पता चलना जरूरी है, क्वेश्चन गलत है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। बट एक नई कंसेप्ट तुम लोगों को पता चली। क्या पता चला कि 3000 पर एनम अगर उन्होंने दिया है एन्युटी और मुझे हाफ ईयरली पूछा है तो मुझे उसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि 3000 पूरे साल में पे करता है, इसका मतलब 6 मंथ्स के बाद कितना पे करता है? वो 1500 पे करता है। ओके, सो दैट्स द थिंग यू लर्नड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ओके, अभी इसको एनुअली लेके करते हैं। हम लोगों ने हाफ ईयरली लेके किया था, देखो आई विल जस्ट डिस्प्ले दैट क्वेश्चन। ओके 23, हाँ दिस थिंग। ओके, 3000 पर एनम अपना एन्युटी था, अमाउंट दिया था accumulated अमाउंट, then R was 10% per annum, everything was in terms of per annum, okay, and what we did, we converted that per annum wala thing into what your half yearly, okay, so that is needed for this question if it is half yearly, okay। तो हाफ ईयरली के केस में हम लोगों ने ये सारी चीजें की। ए मिला हमें, सी मिला, एंड इट वाज ड्यू आई गेस, है ना? इट इज ड्यू, सी, इट इज ड्यू, इट इज ड्यू। कुछ मिस्टेक्स मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आफ्टर द क्लास। ओके, ये जो चैप्टर है ना पूरा एक्चुअली गलत है, मैं बताना तो नहीं चाहती थी तुम लोगों को, क्योंकि तुम में से काफी सभी लोग फाउंडेशन के लिए नहीं रहते हैं, बट स्टिल आई विल टेल यू। ओके, सो move to this question. C is what? 1500. I is what? 0.1, 0.1, 1.1 raised to n minus 1. Okay, so after all these calculations I should get what? 1.1 raised to n is equal to 2.1712। अभी इस n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास log का तरीका है, but technically they should give the value of 1.1, but since question itself is wrong, they have given it as value of 1.2 raised to something, उसका वैल्यू उन्होंने दिया है, बिकॉज क्वेश्चन ही रॉन्ग है। हमने जिस तरीके से फॉलो किया है उस तरीके से 1.1 रेज टू एन का वैल्यू उन्होंने देना चाहिए था, वो एन का वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड करना चाहिए था। ओके, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते हैं। बाय विच मेथड? मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, लॉग मेथड। by log method you can solve this questions, okay, that method we will see। देखो जुलाई फर्स्ट वीक में क्या डिसीजन आता है गवर्नमेंट का, देखते हैं। अगर उन्होंने लॉकडाउन ओपन करने का बोला, आई मीन कोचिंग क्लासेस एंड अपना जो कॉलेजेस वगैरह वो ओपन करने का बोला, तो वी विल लर्न दिस फेस टू फेस। लेकिन अगर वो नहीं बोलते हैं, उनको तभी भी एक्सटेंड करना ही है, तो इन दैट केस आई विल टीच यू, ओके, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस ओनली। ठीक है, सो टिल नाउ, टिल दैट टाइम हैव ए पेशेंस, ओके। चलो अभी चलते, और एक क्वेश्चन अपना बाकी है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करके करते हैं, अभी कंपाउंडेड एनुअली करके करते हैं, ठीक है? मतलब क्वेश्चन को हमें करेक्ट करना है, अदरवाइज अपना आंसर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन 23, करेक्शन। क्या करेक्शन है? देयर शुड बी annually in place of half yearly, ओके। तो सब कुछ एनुअली है तो काम तो और भी आसान हो गया, सब कुछ एनुअली है तो काम बहुत आसान है, ओके। तो यस, हाउ टू राइट इट, देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। अमाउंट दिया हुआ है, एन्युटी दी हुई है 3000 की, ओके, एंड देन अमाउंट दिया हुआ है, इट इज व्हाट, 19,324.80, okay,
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%, एवरीथिंग इज पर एनम एंड हमें फाइंड आउट करना है n. Okay, so make this correction and we will have to solve. And this is which type of annuity? Annuity due. Okay, annuity due. तो कैसे मिलेगा फिर ये देखते हैं सॉल्व करके. Yes, annuity due का फॉर्मूला क्या है? Annuity due का फॉर्मूला है A इक्वल टू C अपॉन I 1 प्लस I 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1. एक एंड में रिवीजन करेंगे आप पूरे फॉर्मूला की. A क्या है? 19,324.80. C 3,000 अपॉन I is 20. 20 मतलब I क्या हो जाएगा? 20 by 100 है ना? That is 0.2. 1 plus 0.2 है ना? 1 plus I. Next 1 plus 0.2 raised to n minus 1. So let's take this here. 19,324.80 into 0.2. Take this 3,000 down. 3,000 equal to, this is 1.2, this is 1.2 raised to n minus 1. I can take this 1.2 here. 19,324.8 into 0.2 upon 3,000 into 1.2 minus 1. तो कितना आया फिर? Yes, how much I got? एक डेसिमल हटा दो, ठीक है? इनफैक्ट सारी डेसिमल हटा ही देंगे. 38248 into 0.2 upon 3,000 into 12. एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हटा दो इसको, एक जीरो यहाँ पे लगा लो. So it's 1.2 raised to n minus 1. अभी देखो किसी ने तो डाउट पूछा है, इट इज एन्युटी ड्यू बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अभी अभी मैंने क्या बोला था? अभी अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि क्वेश्चन में करेक्शन है. क्या करेक्शन है? देखो, it should be, I don't know whether you joined late or something, but I told you about the correction. That is annually का correction, half yearly के जगह पे annually रखना है, तभी जाके उन्होंने दिया हुआ given data हमारे इसके साथ मैच करेगा. ठीक है? So make that correction. Therefore we are solving it annually. We are not considering half yearly. Half yearly से करेंगे as per the question. अगर करेंगे तो उनका जो given data है वो मैच नहीं करता है. But last class में हमने वो भी सीखा है. Okay? So हाफ ईयरली करना है तो उस तरीके से करना पड़ेगा, एनुअली करना है तो कीप इट एज इट इज. ओके, सो एन्युटी ड्यू एंड हाफ ईयरली हटा के एनुअली. सो रिमेंबर देयर इज करेक्शन. ओके, डोंट फॉरगेट दैट. 6 जा कितना हो रहा है? 9238,248 अपॉन 6 into 30,000 सॉरी, 1.2 raised to n minus 1. कितना होता है? 6 से हो रहा है क्या? Yes. 3 से होता है क्या? चेक करते पहले. 3 से होता है क्या? इसके एडिशन चेक करो. 3 का मल्टीपल 8 plus 4 12 14 22 25 25 and 9 34 34 and 35. तो 3 से कट तो नहीं होगा वो. लेट्स चेक इट आउट. 6 से ही कर लेते हैं फिर. 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 0, 6 4 जा 24 है ना, एंड 6 1 जा 6, नीचे 2 आया. यस, 193248, 1938 नहीं है मतलब ये 48. थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग. 193248. ओके, अब होता है कि 3 से डिविजिबल 12 14 14 and 3 17 17. यस, हो रहा है ना 3 से. फिर क्या बात है? गुड. ओके, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा and 6 जा. Okay, so how much is this? 64416 upon 6 into 10,000. 1.2 raised to n minus 1. So how much is this? If I divide by 6, 6 1 जा 6, ये 4 आया, I'll take it 0. 6 7 जा 42, 21 आया, 6 3 जा 18
and 3 I 6 6 are 36. So I am having 4 zeros. I'll shift 4 decimals. So it is how much? 0736 equal to 1.2 raised to n minus 1. 4 zeros थे ना, इसलिए मैंने 4 डेसिमल शिफ्ट कर दिया. So it is 1.0736. इस 1 को भी शिफ्ट करो, प्लस हो जाएगा 1.0736. 1.0736 प्लस 1. ओके, कितना आया फिर ये? It is 1.2 raised to n. It is coming out to be 2.0736. 1.2 raised to n. So yes, क्या होना चाहिए अपना आंसर? देखते हैं क्या ये अभी मैच करता है क्या. अरे yes, 2.0736 is 1.2 raised to 4. It is given that it is given what 1.2 raised to 4 is 2.0736. So obviously n should be what? 4. Okay, so वो करेक्शन है हमारे क्वेश्चन में. कंपाउंडेड हाफ ईयरली की जगह पे तुम लोग एनुअली करो उसको, तभी जाके ये सॉर्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, अदरवाइज हाफ ईयरली करना है तो उनका गिवन इंफॉर्मेशन मैच नहीं करता है. दैट मीन्स देयर हैज टू बी करेक्शन. बट अगर आता है तो वो तरीका भी मैंने सिखाया है तुम लोगों को. ओके, सो दिस इज द वे. अगर ये करोगे तो ही आंसर पीछे इसके साथ मैच करेगा. अभी क्वेश्चन 24 में भी झोले, सच बोलो तो. क्वेश्चन 24 में क्या है ना, हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा है पीछे. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो ये नया बुक है, नया बुक है. ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा जो बैच है उस बैच के टाइम पे सारा सिलेबस चेंज हुआ है. एंड आई थिंक दिस यू हैव फेस्ड एट एवरी, आई गेस स्टेट बोर्ड के बच्चों का स्पेशली बोलती हूँ. एवरी 9th में थे तब भी सिलेबस चेंज हो गया, 10th में थे तब भी चेंज हो गया, 11th में भी, 12th में भी. सो एवरी 4 years, कॉन्सिक्यूटिव 4 years यू आर फेसिंग दिस सिलेबस चेंज वाला पार्ट, महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स. सो क्या कर रहे हैं ना वो लोग, अभी मैंने थोड़े इंश्योरेंस के क्वेश्चंस देखे, उन्होंने सिर्फ वो जो नंबर है ना वो चेंज किया है, बाकी पूरा पैटर्न सेम रखा है. ज्यादा कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशंस नहीं किए हैं. ओके, सो द थिंग इज you have to face that syllabus change wala part, therefore there are lot many corrections, and since it is completely calculation part तो थोड़ा बहुत तुम लोगों को फेस करना पड़ेगा. किसी ने तो मुझे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी देखने को बोला था, उसमें भी उन्होंने 21,000 आंसर दिया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. मैंने तुम लोगों को चेक कैसे करना है वो बताया था. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, चेक कैसे करेंगे. जो अपना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अगर तुम लोग रेफर करोगे तो उन्होंने बोला है 800 का एन्युटी है, 3 इयर्स का स्पैन है, एवरी 3 ईयर वो एन्युटी हो रहा है, एवरी 3 ईयर उसका पेमेंट हो रहा है. एंड उन्होंने पूछा है कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है, एंड कुछ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, ठीक है, पर एनम. तो उन्होंने आंसर दिया है भाई 21,000. कैसे पॉसिबल है? 3 सालों तक वो पर्टिकुलर बंदा 800 पे कर रहा है, तो मिनिमम उसके पास कितना अमाउंट होना चाहिए? 2,400. अब वो इंटरेस्ट आएगा 8% के हिसाब से, बचा कुछ वो अलग चीज है, लेकिन मिनिमम 2,400 मिनिमम. भाई थोड़ा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, कुछ 100-200 रुपए जो भी ऐड हो जाएगा, कितना हो सकता है हो के, चलो मान के चलो सपोज कुछ तो 2,600 हो गया. 21,000 कैसे हो सकते हैं? 800 का एन्युटी 3 साल पे कर रहे हो, 21,000 हुआ तो बस हो गया ना, फिर सब लोग उधर ही जाएंगे अपना पैसा लेके. इतने कम साल में इतना ज्यादा रिटर्न, समझ में आ रहा है? ओके, सो थोड़ा सा हमें भी सोचना है, टेक्स्ट बुक के आंसर्स गलत है तो क्यों गलत है, कैसे गलत है, कुछ तो एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का भी अपूर्वा ने पूछा था मुझे, बट आई गेस मैंने क्वेश्चन नंबर 4 देखा नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 1 मैंने देखा, और देखते ही पता चलता है कि भाई ये आंसर पूरा गलत है, हो ही नहीं सकता है. ओके, सो ऐसे तुम लोगों को थोड़ा सा एनालिसिस करते आना चाहिए, सो दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हो जाएगा एंड यू कैन जज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 24 में भी उनकी गलती है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 24 नाउ. देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो. Some machinery is expected to cost 25% more over its present cost of rupees 6,96,000. अभी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है?
प्रेजेंट कॉस्ट है ना, लोग प्रेजेंट वैल्यू लगाते हैं फॉर्मूला, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाने, प्रेजेंट कॉस्ट दिया है प्रेजेंट वैल्यू लगाएंगे हम। अरे पर क्या बोला है, इट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 25% मोर ओवर व्हाट, करंट वैल्यू। कब बढ़ने वाला है उसका 25% से प्राइस, आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल बाद उसका 25% राइज होने वाला है ना। अभी प्रेजेंट कॉस्ट उसकी इतनी है, लेकिन 20 साल बाद वाली बात हो रही है ना भाई, 20 साल बाद वाली बात हो रही है, कितना बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा उस मशीन का प्राइस। ओके, नेक्स्ट, the scrap value of the machinery will realize rupees 1,50,000। इतना तो पता है स्क्रैप वैल्यू क्या चीज होती है, डिप्रिसिएशन की वजह से उस पर्टिकुलर चीज का वैल्यू जो है वो कम होते जाता है ना, डिप्रिसिएशन की वजह से। तो उन्होंने कितना दिया है वो स्क्रैप वैल्यू, 1,50,000, उसका वैल्यू उतना जो है वो 20 साल बाद कम हो जाएगा। अभी उन्होंने पूछा है what amount should be set aside at the end of every year, 5% per annum से compound interest for 20 years to replace that machinery। ओके, अभी कितना अमाउंट एवरी ईयर साइड में रखना चाहिए, साइड में रखना चाहिए। ओके, वो उन्होंने, जैसे मान के चलो ये मशीन मुझे बाय करनी है, ऐसे मान के चलो वो मशीन मुझे लेने जाना है, तो मैं कितना अमाउंट अपने पास रखूं। थोड़ा क्वेश्चन के वर्डिंग्स को थोड़ा सा सिंपल वे में लेके जाइए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्रेजेंट कॉस्ट है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और है। क्वेश्चन का मीनिंग है 20 साल बाद उस 6,96,000 का वैल्यू होने वाला है 25% ज्यादा। 25% अगर ज्यादा होगा उसका वैल्यू, एंड उसके बाद भी उसका स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, 1,50,000, मतलब उतना डिप्रिशिएट हो जाएगा वो, है ना। तो वो माइनस करना पड़ेगा, मुझे नेट वैल्यू चाहिए, मुझे नेट वैल्यू चाहिए। सो पहले इस मशीन का आफ्टर 20 इयर्स वैल्यू कितना होता है वो चेक करते हैं। ओके, सो वैल्यू ऑफ द मशीन, of the machine after 20 years क्या होगा। एक तो 25% ऑफ प्रेजेंट कॉस्ट। ओके, इसको थोड़ा सा अलग वे में करते हैं। फर्स्ट क्या है, 25% मोर ऑफ द प्रेजेंट कॉस्ट। सो therefore cost आफ्टर 20 इयर्स कितना होगा, अभी का कितना है 6,96,000, इसमें 25% का इंक्रीज हो जाएगा, 25% ऑफ 6,96,000, ये हट गए दोनों, कितना बचा 6,96,000 प्लस 25 इंटू 6,960, 25 इंटू 6,960, how much is this, let's look at it, 6,960 into 25, ऐसे क्यों चल रहा है आज, 25 into 0, 20 0 हो गया ये, 25 into 6 is 150, 25 into 9 is how much, 25 into 9 is 225, 225 and 15 कितना हो गया ये, it is 240, yes 240, okay 240, ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स फिर से 150 और ये हो गया 174। ओके, तो ये राइज कितना आया उसमें 170, आई मीन 1,74,000। अब दोनों का एडिशन कितना है, लेट्स चेक इट आउट, दोनों का एडिशन कितना है। ओके, इट इज 3 zeros, then it is 16 and 117, this is 8, so 8,70,000, ये क्या हो गया उसका 25% इंक्रीज। बट स्क्रैप वैल्यू भी तो दिया है, कितना है स्क्रैप वैल्यू, 1,50,000 स्क्रैप वैल्यू है, मतलब इतना डेप्रिशिएट होगा उसका वैल्यू। ओके, सो टोटल कॉस्ट
आफ्टर 20 years, किसको इंक्लूड करना है? स्क्रैप वैल्यू को भी इंक्लूड करना है, इंक्लूडिंग scrap value is equal to what? 8,70,000 minus 1,50,000. ओके, कितना आया? 1 2 3 देन 0 2 7, सो ये कितना आया? 7,20,000. ओके, कितना है? 7,20,000. मतलब इतना जो अमाउंट है वो मैं अपने दिमाग में लेके चलूंगी कि मुझे अगर मशीन को ये रिप्लेस करना है तो मुझे एटलीस्ट इतना अमाउंट तो मेरे पास होना चाहिए आफ्टर 20 years. तो बताओ कौन सा वैल्यू, फ्यूचर या प्रेजेंट? क्या बोला मैंने? इतना अमाउंट तो मेरे पास होना चाहिए आफ्टर 20 years. मतलब ये क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू. आफ्टर 20 years इतना अमाउंट मेरे पास होना चाहिए. ओके, सो दिस इज व्हाट? फ्यूचर वैल्यू. एंड उन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर मेंशन किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, एट द एंड ऑफ द ईयर. इसका मतलब इट इज व्हाट? इमीडिएट. इट इज व्हाट? इमीडिएट. ओके, सो यस, कंसिडर A is equal to 7,20,000, which is what? Future value. Which is what? Future value. Okay, and it is what? Annuity immediate. Annuity immediate. After that what next? Rate of interest उन्होंने बोला है. Rate of interest कितना बोला है? 5% per annum. तो यहाँ से मुझे I मिलेगा 5/100, which is 0.05, है ना? नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 20 years. और मुझे क्या ढूंढना है? मैं कितना अमाउंट साइड में रखूं, सो दैट मुझे इसका मतलब क्या ढूंढना है? सी ढूंढना है. ओके, तो यस, अप्लाई दैट फॉर्मूला. A is equal to C upon I, 1 plus I raised to n minus 1. A कितना है? 7,20,000. C we don't know. I we know. कितना है? 0.05 into yes, future but compound interest is given. अरे बेटा, yes, कुछ तो डाउट पूछा है किसी ने. फ्यूचर दिया है बट कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन. कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोग, मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते रहे? कंपाउंड इंटरेस्ट से डिराइव करते हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब ये बात नहीं है तुम लोग ये फॉर्मूला लगाओगे भाई. एन्युटी इज इक्वल टू पी इंटू आई बाय व्हाट इज दैट, आई रेज टू एन. ये फॉर्मूला लगाना मत. कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो ये फॉर्मूला लगाना ऐसे किसने बोला? एन्युटी दिया हुआ है ना. एवरी ईयर कितना अमाउंट साइड में रखना है? सोचो, एवरी ईयर. ये एवरी ईयर का है क्या? ये एट अ टाइम इन्वेस्टमेंट का है? एवरी ईयर का है क्या वो? नॉट एट ऑल. वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना. एवरी ईयर, एवरी मंथ या फिर एन्युटी, इस टाइप के वर्ड्स आए तो इसका मतलब वो किसका क्वेश्चन है? वो एन्युटी का क्वेश्चन है. कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बताना पड़ेगा ना उनको. कंपाउंड है ये बताना पड़ेगा ना उनको. एवरी इंस्टॉलमेंट के बाद उसका कंपाउंडिंग हो रहा है, ये उनको बताना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वर्ड. कंपाउंड इंटरेस्ट वर्ड दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम लोग ये फॉर्मूला लगाओ. सबसे पहली बात, समझ में आ रही है बात? ओके, वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना. इसीलिए सबसे पहले फंडामेंटल्स मैंने बताए थे पहले क्लास में. तो ये क्या हो गया? 1.05 रेज टू n माइनस 1. अगर उन्होंने एवरी ईयर मेंशन नहीं किया होता या फिर उन्होंने एन्युटी का नाम नहीं लिया होता तो हम लोग डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट से ही जाते. लेकिन उन्होंने पूछा है कि एवरी ईयर में कितना अमाउंट रखूं. पहले साल मान के चलो 20,000 रखा, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 20,000, ऐसे 20 सालों तक वो करते जाएगा, तब उसको 7,20,000 मिलेगा. एट अ टाइम वो उसने अभी अमाउंट रख दिया कुछ तो 5-6 लाख का, और फिर 20 साल बाद उसका 7 लाख हो रहा है. ऐसी सिचुएशन नहीं है वो. एवरी ईयर वो अमाउंट रख रहा है. ओके, एट अ टाइम रख दिया बैंक में और फिर 7 लाख हो गया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया. लेकिन एवरी ईयर अगर वो रख रहा है तो इट इज व्हाट केस? इट इज एन्युटी का केस. ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. ये कितना हो गया? 20. So 7,20,000
इंटू 0.05 अपॉन, यस ये अपॉन वाला पार्ट अभी कैलकुलेट करना बाकी है। एन्युटी इमीडिएट बोला है ना, एट द एंड एवरी ईयर के एंड में ये क्या है 1.05 रेज टू 20। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द फंडामेंटल्स, हाँ बहुत जरूरी है समझना। दो डेसिमल से दो जीरो हटा दो, ये क्या है 1.05 रेज टू 20 माइनस 1, ओके। अब ये 1.05 रेज टू 20 कितना है 2.653, कितना होगा ये, यस 1.653, so 36,000 upon 1.653, any doubt in this? तो कितना आ गया फिर ये 36,000 upon 1.653, ओके। आई यूज कैलसी फॉर नाउ, ओके, बिकॉज मुझे थोड़े और एक दो तीन चीजें मुझे तुम लोगों को बतानी है। कितने जीरोस है 1 2 3, चलिए आई वांटेड टू स्टार्ट इंश्योरेंस टुडे, divided by 1653. So it should be what? C equal to 21,000. Yes, 21,000. 8.54। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बताओ। यस 2.6533 दिया हुआ है, 2.6533 है पक्का, 2.653 दिया हुआ है रे। तो ये माइनस हो गया ना रे, 1 माइनस हो गया ना यहाँ पे, 2 पॉइंट देखो क्या हो गया है, सी 2.653 माइनस 1 किया ना हम लोगों ने, तो ये क्या हो गया 0.653, तो ये हो गया 1.653 ना, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 3 जीरो हट गए, डिवाइड हो गया ये, इसलिए वो 1.653 लिया। 2.653 कैसे लेंगे, माइनस 1 हो जाएगा ना उसका। समझ में आ रही है बात, ओके। सो कितना अमाउंट उसको एवरी ईयर एंड में रखना, एवरी साल के एंड में रखना पड़ेगा 21,778.54, एंड आई गेस उन्होंने आंसर कुछ तो और दिया है, आंसर कुछ अलग ही दिया है। मिसलेनियस 24th क्वेश्चन ना, मिसलेनियस 24th क्वेश्चन 2.2, सॉरी सेकेंड चैप्टर। अच्छा 21,000, हाँ 752.30 ऐसे कुछ तो दिया है ना, अपना आता है 778.54। हमने एग्जैक्ट वैल्यूज लिए ना सब, हमने सारे के सारे एग्जैक्ट वैल्यूज लिए, हमारा गलत होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए गलत होना ही नहीं चाहिए, ओके। मे बी उनका कुछ तो इश्यू हुआ होगा, बट सब कुछ सही कैलकुलेट किया है, डोंट वरी, ओके। अब देखो मैं जो बोल रही थी तुम लोगों को, क्या है ना, ये जो स्टेट बोर्ड का बुक है ना, इन्होंने ना बहुत पागलपंती की है, बहुत पागलपंती की है। क्या हुआ है ना, अभी हम लोग क्या सीखे अभी तक, जस्ट मैं तुम लोगों को ये सिनेरियो सामने रखना चाहती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है मेरा, बस वैसे नहीं कि बोल रहे कि मैं अभी तुम लोग वो करो जो सही है वो ही करो, ये पूरा गलत है तो ये मत करो, ऐसा कुछ नहीं। हमें मेथड यही फॉलो करना है क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए बोर्ड्स में। लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज राइट थिंग। जब हमने क्या सीखा था अभी तक, इमीडिएट मतलब अपना टेक्स्ट बुक वाला मेथड जो है, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, इमीडिएट मतलब पेमेंट कब होता है, एट द एंड होता है। आई विल टेल यू द राइट थिंग, इमीडिएट मतलब पेमेंट एट द स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या देखा था इमीडिएट का, सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1, है ना। एंड ड्यू का मतलब फ्यूचर वैल्यू की बात कर रही मैं, फ्यूचर वैल्यू की बात कर रही हूँ। और ड्यू का क्या देखा था हम लोगों ने कि पेमेंट क्या होता है एट द स्टार्ट, है ना, उल्टा है यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पे इमीडिएट मतलब पेमेंट एट दी स्टार्ट, एंड इसको ड्यू बोलते हैं। एंड जो रेगुलर होता है, रेगुलर एन्युटी नाम की एक चीज है, रेगुलर एन्युटी,
उसको पेमेंट एट द एंड ऐसे बोला जाता है, पेमेंट एट द एंड। एंड ये जो चीज है ना, इसका फॉर्मूला है a इक्वल टू c अपॉन आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। एंड उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, राइट, 1 प्लस आई फैक्टर से। एक्चुअल सिचुएशन में क्या होता है, एक्चुअल सिचुएशन में इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। ये एक्चुअल सिचुएशन है। और हम लोग क्या सीख रहे, देखो हम लोग ये सीख रहे, मुझे लगा था इस साल करेक्शन करके देंगे वो, लेकिन उन्होंने करेक्शन करके नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात, सुनते ही नहीं है वो किसी का, स्टेट बोर्ड वाले बिल्कुल नहीं सुनते, पूरा गलत चीजें पढ़ाते स्टूडेंट्स को। फाउंडेशन में ये वे फॉलो होता है, ये नहीं होता। ये सिर्फ हमें 12th तक करना है, भूल जाना है, इरेज कर दो पूरी मेमोरी। ओके, सो देखो अब तक हमने पूरा कैलकुलेशन किया, लेकिन मैंने पहले ही क्यों नहीं बताया, क्योंकि क्या होता है ना, फिर मैं ये चीज बताओगे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा प्रैक्टिस कर लो एंड देन आई विल टेल यू द राइट वे, ठीक है। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने जब फाउंडेशन को पढ़ाया था, तब मुझे लगा था कि नेक्स्ट ईयर जो सिलेबस चेंज होगा उसमें ये करेक्ट करके देंगे, बिल्कुल नहीं दिया है उन्होंने। सो दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट द एन्युटी, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। ओके, बट हमें यही फॉलो करना है चुपचाप, विदाउट एनी डाउट्स इन द माइंड। ओके, चुपचाप यही फॉलो करना है टू गेट द मार्क्स, ऑप्शन नहीं है। एंड अभी ये तो मिस्टेक हुआ ही है, ऊपर से प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी आने लगे अभी, मतलब मुश्किल है भाई, ठीक है, क्या करें अभी, सुनते भी नहीं है वो लोग। तुम लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली करेक्ट क्या है, इसलिए मुझे बताना है, इवन दो यू आर नॉट, मे बी तुम लोगों से कितने फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर करोगे आई डोंट नो, बट तुम्हें पता होना चाहिए करेक्ट क्या है। ओके, सो वी फिनिश्ड विथ योर एन्युटी पार्ट। अगर कुछ भी डाउट है छोटा मोटा तो मुझे बता दो। वो कुछ तो फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ तो बोल रहे हैं कि मैच नहीं कर रहे हैं आंसर, उसमें भी फिर से मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक ही हो सकता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, है ना, हो सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहली बार ही बनाया ना टेक्स्ट बुक। ओके चलो अभी चलते हैं इंश्योरेंस पे। ओके, इंश्योरेंस का मे बी आज इंट्रोडक्शन ही हो जाएगा हमारा, कोई बात नहीं। इंश्योरेंस चैप्टर एक्चुअली रखना ही नहीं चाहिए था, मेरा कहना तो ये है, उससे अच्छा कोई और भी बेटर चैप्टर रख सकते थे इंश्योरेंस, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे और एक्चुअल में चीजें बहुत अलग होती है, ये भी एक और मतलब वे है। सो बेसिकली इंश्योरेंस एंड एन्युटी एक चैप्टर में क्यों इंक्लूड किया है, देखो ये चैप्टर का नाम है, हम लोगों ने पहले इसको सीखा है ना। इंश्योरेंस मतलब बेसिकली है क्या, इंश्योरेंस क्यों यूज करते हैं, it is we will be learning, what we will learn in this topic, we will learn the method to recover damages. And what we learned in annuity, we learned to find the rate of return from the investment. देखो फाइंड आउट करने के लिए यूज किया, बट एक्चुअल उसका एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। Okay, remember this thing. So this is the annuity का actual application which we follow in our daily life. जैसे तुम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो उन्होंने सपोज बोला कि हाँ हमारा म्यूचुअल फंड इतना इतना जनरल एक एवरेज वैल्यू इतना इतना रिटर्न देता है ना, रिटर्न देता है मतलब क्या, यस आय का वैल्यू बताते हैं वो तुम लोगों को, आर का वैल्यू बताते हैं। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो लोग वो वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू जो तुम्हारा 10 साल बाद तुम लोगों को मिलेगा वो वैल्यू, एंड अभी तुम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हो वो वैल्यू। मंथली एसआईपी नाम की चीज तुम लोगों ने सुनी होगी, एसआईपी क्या है, अगर तुम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर कंटिन्यूअसली 1000 1000 1000 इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो एन्युटी हो गई ना, वो एन्युटी हो गई। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न।
हाँ, अगर तुम लोग पहले साल 1000 पे कर रहे हो, दूसरे साल 2000 पे कर रहे हो, फिर से तुम लोगों ने 1000 किया, तो ये एन्युटी तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, सीरीज ऑफ पेमेंट, इक्वल इक्वल पेमेंट्स की सीरीज चाहिए, तो वो एन्युटी नहीं है। लेकिन व्हाट इफ यू आर पेइंग equal amount under that installment, in that case what will happen, yes, that will become annuity and you can easily calculate the rate of return. ओके, सो इस तरीके से भी तुम लोग सोच सकते हो एन्युटी को। वो इनफैक्ट ज्यादा क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वे नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्यादा यूज्ड एप्लीकेशन है किसका, एन्युटी का। एन्युटी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है कौन सा, अपना रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना। ठीक है, सो दिस इज द वे यू यूजुअली कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न। नाउ नेक्स्ट, मेथड टू रिकवर डैमेजेस। मेथड टू रिकवर डैमेजेस, व्हाई इंश्योरेंस हमें बताएगा हम पॉलिसी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी इतनी इतनी की प्रॉपर्टी है, मान के चलो मेरा दुकान है, उसका अभी का वैल्यू है सपोज 70 लाख के आसपास, ओके, और मतलब मुझे इंश्योरेंस लेना है, तो क्या होगा, 70 लाख पूरा का पूरा तो इंश्योर नहीं करके देगी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन वो लोग बोलेंगे कि हाँ मैं 60% वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का उतना इंश्योर करके दे सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसका मतलब क्या है, 60% वैल्यू इंश्योर करके दे रहे, मतलब क्या है, इंश्योर टू इंश्योर फॉर व्हाट, फॉर डैमेजेस, फॉर व्हाट काइंड ऑफ डैमेजेस, इट कैन बी एनीथिंग, फायर, मरीन, है ना, या फिर अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, तो लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, यस, मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को कौन संवारेगा, है ना, ये सवाल सबके मन में रहता है, तो फिर उस केस में इंश्योरेंस का काम होता है। ओके, सो ये चीज भी जरूरी है, रिमेम्बर। ओके, हम लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस करने से अच्छा मैं तो म्यूचुअल फंड्स में करूंगा, मैं तो स्टॉक्स में करूंगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये भी जरूरी चीज है, रिमेम्बर दिस थिंग। हम लोग वहां पे रिटर्न ज्यादा मिलता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, है ना, बट ये भी होना चाहिए एंड वो भी होना चाहिए, ये मेरा कहना है। ये भी होना चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल those things are little unpredictable, है ना, after all those things are little unpredictable. I know people are gaining so much of money out of the stock market and all these things, but this is also important from my point of view. Okay, so yes, चलते हैं अभी इंश्योरेंस की तरफ। इंश्योरेंस मतलब क्या है, बेसिकली to insure what, to insure the protection against losses, to ensure the protection against losses, that is insurance basically. Now losses can be what, losses can be your losses due to maybe fire, जैसे आग लग गई, या फिर अर्थक्वेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, फायर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, या फिर अगर तुम लाइफ की बात करोगे तो डेथ हो सकती है, दैट डेथ इज ऑल्सो लॉस, है ना। सो टू इंश्योर against to ensure the protection against the losses, that is your insurance. Okay, तो एक्चुअली इंश्योरेंस क्या होता है, इट इज द बेसिकली यू कैन से इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन व्हाट, बिटवीन whom, बिटवीन द पर्सन हु इंश्योर्स, मतलब सपोज मुझे इंश्योरेंस लेना है तो मैं एंड इंश्योरेंस कंपनी, and insurance company. So basically it is what? It is contract between whom? Insurance company and yes, the person who insures. जैसे कि मैं, आप, है ना, वो क्या हो गया, एक बेसिकली इट इज व्हाट है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अभी अलग अलग टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे अगर कुछ बेसिक टाइप, बेसिक क्लासिफिकेशन अगर तुम लोगों को देखना है, तो दैट कैन बी योर लाइक लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं उसको, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, इस टाइप का क्लासिफिकेशन भी करते हैं कभी कभी, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या हो सकता है, यस, किसके, इंश्योर्ड फॉर लाइफ, इंश्योर्ड फॉर लाइफ, मतलब डेथ हो जाती है किसी की तो। जनरल इंश्योरेंस में यस, इंश्योर्ड फॉर
प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हो सकती है, या मतलब जैसे कि बिल्डिंग है, व्हीकल हो सकता है, फैक्ट्री वगैरह ऐसे कुछ हो सकता है ना? तो इट इज इन शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टी एंड दिस इज इन शॉर्ट फॉर लाइफ। ओके, ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन है। एंड और एक टाइप का क्लासिफिकेशन है लाइक सी, और एक टाइप का क्लासिफिकेशन है विच कैन बी लाइक योर फायर, मरीन एंड एक्सीडेंट। तो फायर मतलब यस, why it is classified as fire? Because it considers loss due to fire, है ना? Marine, why marine? Because it considers loss due to water something, sea या फिर water, losses due to sea or water. Accident, yes, accident क्यों? Because it considers like it is related to, you can say, vehicles, loss due to vehicles. ओके, सो ये जो चीज है ये इस तरीके से क्लासिफाई हो जाती है। इसको लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के सेंस में भी क्लासिफाई करते हैं, या फिर जिसकी वजह से लॉस हुआ है उसके सेंस में भी क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सो ये है उसका जनरल एक थ्योरी बैकग्राउंड। ओके, अभी कुछ थोड़ा सा एग्जाम 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 पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर यू कैन से एक अराउंड क्वेश्चंस हम लोग को जो सॉल्व करने हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सप्लेन करूंगी मैं अभी। ओके, 100% रिटर्न वैल्यू यार देना तो मुश्किल है। 100% रिटर्न वैल्यू लाइक they also want the money ना, so I don't think they will, I mean they will give 100% रिटर्न वैल्यू, थोड़ा सा लिटिल बिट नहीं प्रोवाइड करते होंगे वो। ओके, सो अभी चलते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, पॉलिसी, लॉस, क्लेम एंड प्रीमियम। तो पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है? टेक्स्ट बुक का थ्योरी मत पढ़ो, हाँ बहुत बोर किया है, बहुत ज्यादा बोर किया है मैंने, और लास्ट ईयर का ही थ्योरी पूरा छापा है उन्होंने। सो प्रॉपर्टी वैल्यू, यस, जो भी इंश्योर करना, लाइक मुझे मेरा घर इंश्योर करना है तो इंश्योर करना है तो फिर दैट इज प्रॉपर्टी वैल्यू, घर का जो वैल्यू है प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, सो द वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी। फैक्ट्री हो सकती है, दुकान हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पॉलिसी वैल्यू, policy value, yes, the value of the property for which the value, or you can say the value of the property which is insured, the value of the property which is insured, like if I say, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, सपोज 70 लाख की दुकान है। ओके, सपोज 70 लाख की दुकान है एंड दे आर सेइंग दैट 60% इंश्योर कर रहे हैं हम उसको। ओके, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हम तुम लोगों को 60% इंश्योर कर देंगे इस वैल्यू वैल्यू का 60%। तो पॉलिसी वैल्यू जो है अपना, यस, पॉलिसी वैल्यू जो है क्या हो जाएगा? पॉलिसी वैल्यू का 60% वो क्या कर रहे हैं? इंश्योर कर रहे हैं। सो सॉरी, प्रॉपर्टी 60% तो इंश्योर कर रहे हैं। म्यूट योरसेल्फ, कोई तो भी है, वो मैं भी म्यूट नहीं कर पा रही। यस, ओके, ठीक है। सो क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी वैल्यू 70 लाख है और पॉलिसी वैल्यू जो है कैसे डिसाइड होती है? इसमें से कितनी वैल्यू इंश्योर करा रहे हैं हम लोग, है ना? इसमें से कितनी वैल्यू, टोटल 70 लाख की प्रॉपर्टी है, मान के चलो 60% ऑफ 70 लाख, इतना मैंने इंश्योर कराया, तो पॉलिसी वैल्यू कितनी हो गई? 60% ऑफ 70 लाख, कितना हो गया ये? 6 7 42, 1 2 3 4 5 5, मतलब 42 लाख का जो है मैंने पॉलिसी वैल्यू लिया है। ओके, 42 लाख का मैंने पॉलिसी वैल्यू लिया है। ओके, क्वेश्चंस में थोड़ा आगे आगे और समझ जाओगे, डोंट वरी। ओके, ये हो गया पॉलिसी वैल्यू। अब चलते हैं लॉस। लॉस क्या होगा रे? द वैल्यू ऑफ डैमेज, है ना? द वैल्यू ऑफ डैमेज।
जैसे कि मान के चलो किसी की दुकान को आग लग गई है, 70 लाख की उसकी प्रॉपर्टी थी और समझ के चलो आग लग गई है और उसका नुकसान हो गया 20 लाख का, तो वैल्यू ऑफ डैमेज लॉस कितना हो गया 20 लाख। ओके, 20 लाख का लॉस हो गया, तो ये हो गया लॉस। क्लेम, क्लेम क्या होता है? यस, द अमाउंट विच यू कैन से द अमाउंट विच इंश्योर्ड, यस द अमाउंट, जैसे कि मान के चलो तुम लोगों ने पॉलिसी वैल्यू सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इंश्योरेंस कंपनी और जो तुम्हारा इंश्योरर है, मतलब तुम, इंश्योरेंस कंपनी एंड मैं, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई मैं तुझे 60% जो है वो जो है वो इंश्योर करा के दे दूंगा, ऐसे उसने मुझे बोला। तो अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट हाउ मच आई कैन क्लेम, how much I can claim, that means how much I can ask for, how much I can demand under that contract, that is my claim. Okay, so this is what amount which insured can amount or else amount which is insured can be demanded, can be demanded under the contract or you can say policy। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हिसाब से मैं कितना डिमांड कर सकती हूँ, कितने अमाउंट का डिमांड कर सकती हूँ, दैट इज योर क्लेम। ओके, अब आते हैं प्रीमियम। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम है द, ऑब्वियसली अभी वो अपन हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग उसको कुछ तो वैल्यू पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, है ना, क्योंकि वो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योर करा के दे रहे हैं। तो अमाउंट पेड टू insurance company, insurance company to insure the property, to insure the property। Okay, so this is the amount paid to insurance company to insure the property। प्रीमियम भरना पड़ता है ना, सुना होगा तुम लोगों ने, प्रीमियम, क्लेम, लॉस, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, घर में ये सब चीजें जनरली सुनने को मिलती है। सो ये सब चीजें बेसिक कॉमन सेंस है। बस अभी तुम लोगों को मैं एक फ्लो बताने वाली हूँ, वो फ्लो फॉलो करो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देखो क्या फ्लो है। प्रॉपर्टी वैल्यू हमें पता रहती है, प्रॉपर्टी वैल्यू का कुछ परसेंटेज पॉलिसी वैल्यू रहते हैं, तो प्रॉपर्टी वैल्यू के हेल्प से आई कैन फाइंड आउट पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू का कुछ रिलेट करके उन्होंने प्रीमियम दिया रहता है, कुछ परसेंटेज विल बी योर प्रीमियम। सो पॉलिसी वैल्यू जो है उससे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ प्रीमियम। ओके, प्रीमियम का कुछ परसेंटेज रहता है कमीशन, वहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कमीशन। अगर ये फ्लो तुम लोगों को पता है तो एवरीथिंग इज क्लियर। प्रॉपर्टी वैल्यू से पॉलिसी वैल्यू मिलती है, पॉलिसी वैल्यू से प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम से कमीशन मिलता है। ओके, अब और एक चीज, ये एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी वैल्यू corresponds to loss and policy value corresponds to claim। यूनिटरी मेथड अगेन, इसी से उन्होंने फॉर्मूला बनाया है। क्या फॉर्मूला बनाया देखो अभी, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन, और इट्स पॉलिसी वैल्यू इनटू लॉस अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू। इस तरीके का कुछ फॉर्मूला तुम लोग को देखने को मिलेगा। देखो कहीं पे तो है, हाँ देखो, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। कैसे आया फॉर्मूला? प्रॉपर्टी वैल्यू से मुझे लॉस पता चलेगा, पॉलिसी वैल्यू से मुझे क्लेम पता चलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो 70 लाख की दुकान थी, लॉस हो गया 20 लाख का, पॉलिसी वैल्यू थी 60% अमाउंट विच वाज योर 42 लाख,
है ना? तो मैं क्लेम कितना कर सकती हूँ, दैट इज माई क्वेश्चन। मैं 70 लाख की दुकान थी, उसमें से 20 लाख का जो था वो क्या 20,000 लिखा था मैंने, 20 लाख का जो था वो लॉस हो गया। 42 लाख जो है वो मैंने पॉलिसी ली थी उतने की, 42 लाख की, तो मैं कितना क्लेम कर सकती हूँ अंडर दिस पॉलिसी, है ना? तो यस, लेट्स कैलकुलेट कितना होगा। फॉर्मूला लगाना है लगाओ, फॉर्मूला बस लिखो, करो इससे मेरे तो ऐसा कहना है। यस, तो क्लेम कितना कर सकते हो? 42 लाख अपॉन 70 लाख इंटू 20 लाख। तो ये कितने 5 जीरो उड़ गए, 5 जीरो उड़ गए, ये भी उड़ गया। कितना क्लेम कर सकते हैं हम लोग क्लेम कर सकते हैं 6 लाख आया ये, एंड आई कैन क्लेम हाउ मच, आई कैन क्लेम 12 लाख। समझ में आया सिचुएशन, क्या करना क्या है हम लोगों को एक पूरा चैप्टर में? बस अभी इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो प्रीमियम एंड ऑल पूछेंगे, ठीक है? डज द पॉलिसी वैल्यू, हाँ यू कैन कॉल इट, yes, you can say that policy value mean a part of insured property value, yes you can call that as part of, क्योंकि पूरा प्रॉपर्टी वैल्यू तो इंश्योर नहीं कर रहे हैं ना लोग, थोड़ा पार्ट ही इंश्योर कर रहे हैं। मे बी कोई कोई कंपनीज देती भी होंगी, दैट आई हैव टू सी। मैंने खुद अभी तक मेरा लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, अगर तुम लोगों को उसको थोड़ा डे टू डे लाइफ में रिलेट करना है तो बहुत अच्छा चैप्टर है एन्युटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, ओके? सो ट्राई टू रिलेट इट, I will come to know that there are so many things which you can understand with the help of this annuity portion. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा। ओके, चलो, सो लेट्स स्टॉप हियर। कल हम लोग इंश्योरेंस